Hello everyone. Good morning to all of you. And let's start the lecture. So here we are. From today we are going to start alternating current. और इससे पहले क्या पढ़ रखा है वो मैं आपको समराइज कर देता हूँ. अभी जो रिसेंटली आपने पढ़ा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी काफी कुछ क्लोजली लिंक्ड है. सो एक सीक्वेंस में चलेगा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने एक नया इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस या एक एलिमेंट के बारे में पढ़ा है, सर्किट एलिमेंट, इंडक्टर, जो एसी में यूज आने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ. सो ये इंडक्टर एल होता है. जनरली हम लोग एल से लिखते हैं. आपको पता है कि एल इज अ सेल्फ इंडक्टेंस. तो अगर एक कॉइल है तो उसका खुद का इंडक्टेंस एल होता है. और कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है अगर इस पे कोई करंट रन कर रहा होता है आई, तो इसका जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है. और ये माइनस बताता है कि कब किस तरह से इसको लगाना है, वेदर इट्स गोइंग टू अपोज दी दिस करंट्स ग्रोथ, और किस तरह से ये अपोज करेगा वो अपने को पता करता है. इसके बाद सर्किट में इसको आपने सॉल्व किया है, एलआर सर्किट देखा है, आर के साथ कैसा इसका कनेक्शन था. आगे चल करके हम लोग एलसी सर्किट भी वॉच करेंगे. एलसी ऑसिलेशन होता है, हम लोग एसी के साथ उसको स्टडी कर लेंगे. सपोज करो कि आपको सर्किट में, एलआर सर्किट में एक से ज्यादा अगर इंडक्टर्स दे देता है तो हम सॉल्व करने के लिए किरचॉफ्स लॉ को यूज करेंगे, और जो हम लोगों ने आइडिया लर्न किया बस उसी आइडिया को यूज करेंगे. सो सपोज कर लीजिए अपने पास दो इंडक्टर्स कनेक्ट कर दिए उसने सीरीज पर. अनलाइक रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर्स की बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो और आपसे उसका इक्विवेलेंट आपसे पूछे, ऐसा इंडक्टर में जनरली पूछता नहीं है क्योंकि उसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है. बट दो को लगा करके आपसे पूछ सकता है कि क्या यहाँ पर भी हम लोग इक्विवेलेंट जैसी कोई बातें कर सकते हैं. सो सपोज करो इस पे कोई करंट आई जा रहा है. इक्विवेलेंट का फंडा अपने को पता है क्या होता है. इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि अगर इन दोनों को हम रिप्लेस करना चाहें किसी एक से, तो उसका इंडक्टेंस कितना लगाना पड़ेगा अपने को. So in case we want it to be replaced by a single inductor, so that it behaves exactly in the same fashion जैसा कि ये दोनों मिलकर के बिहेव कर रहे थे, तो उसको हम इक्विवेलेंट बोलते हैं. So जब कभी अपने को इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना पड़े इन केस, और अगर पूछता भी है, तो क्या करने का, अपने को बेसिक फंडा लेके चलने का कि इसके क्रॉस आपने कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी लगाया होगा और वो आई करंट डिलीवर कर रहा है. तो सेम करंट डिलीवर कराने के लिए सेम बैटरी से कितना इंडक्टर लगाना पड़ेगा वो अपने को पता करना होता है. तो एक इक्वेशन यहाँ पे मैं लिख करके थोड़ा सा एलेबोरेट करके बता देता हूँ कि यहाँ पर आप इक्वेशन बनाओगे तो लेट्स से इसका पोटेंशियल डिफरेंस v है, तो v को हम लोग क्या लिखने वाले हैं, क्या इसको लिखने वाले हैं L1 di बाई डी टी. आप जानते हो कि जो प्लस होता है ये माइनस होता है जिस डायरेक्शन में करंट जाती है, और हम लोगों को लिखने का तरीका क्या है, प्लस से करंट जा रहा है तो हम एल डी आई बाई डी टी लगाते हैं. फिर फर्दर कितना ड्रॉप आ रहा है, फर्दर ड्रॉप आ रहा है L2 di बाई डी टी. तो टोटल ड्रॉप कितना हो जाएगा, L1 di बाई डी टी प्लस L2 di बाई डी टी. अच्छा, ये जो हम लोगों ने L1 L2 लिखा हुआ है ना, वो सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से. अगर दो कॉइल्स हैं तो इसका मतलब में म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आ सकता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आ सकता है. तो कई बार क्या होगा कि वो आपसे बोलेगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस को इग्नोर करो. इग्नोर करना है तो फिर अपने को सेल्फ का दोनों को लिख लिया, काम चलेगा. जब एक इंडक्टर होता है तो म्यूचुअल नहीं आता है, क्योंकि म्यूचुअल के लिए अपने को दो चाहिए होते हैं. इसलिए ये दो वाला जो केस है थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ले लेता है. अच्छा, लेट्स से कि उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस m बोलता है. आपको पता है कि वो M12 देखो या 21 देखो बराबर होता है. दैट मींस इसको इस पे करंट देखो या इसके करंट से चेंज को देखो, दोनों के लिए सेम रहता है. तो दोनों के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम रहेगा. अब आप देखोगे कि अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस को अपने को कंसीडर करना है तो इस पर म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से कुछ ईएमएफ आएगा, और इस पर भी म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से कुछ ईएमएफ आएगा. तो कुछ ऐसा आएगा एम डी आई बाई डी टी. अच्छा, दोनों में सेम करंट जा रहा है. सो एक में आइडियली हमारे पास कैसा आना था, ऐसा आना था एम डी आई वन बाई डी टी. ये सेकेंड में आएगा
एम डी आई टू बाई डी टी, ये फर्स्ट में आएगा क्योंकि फर्स्ट की करंट का सेकंड में आता है और सेकंड की करंट का फर्स्ट में आता है। यहाँ पर सेम करंट रन कर रहे हैं तो I1 I2 का मतलब तो खत्म हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद में क्या हो सकता है, फिर इसके बाद इनके साइन हो सकते हैं, लाइक ग्रोथ कर रहा है, सेम डायरेक्शन में जाएगा या अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, एड अप करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो सारी स्टोरीज चलेंगी। सो अगर हम इसको जनरलाइज करके लिखना चाहें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि अगर इनको हम ऐड कर देते हैं तो ये टोटल प्लस माइनस हो सकता है। वो सेल्फ इंडक्टेंस के साथ एड अप कर सकता है, सेल्फ इंडक्टेंस के साथ सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। I1 I2 को सेम से रिप्लेस कर दो तो फिर ये ट्वाइस बन जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसा लिख लेते हैं प्लस माइनस 2 टाइम्स एम डी आई बाई डी टी। तो कई बार आपसे ऐसा बोल सकता है कि ये स्ट्रक्चर है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताइए या इसके लिए किरचॉफ इक्वेशन लिखिए। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को अगर हमको कभी इंक्लूड करना होगा तो हम सेल्फ इंडक्टेंस को तो लिखेंगे और म्यूचुअल के लिए फिर अगर दो हैं तो दोनों को ऐड करके प्लस माइनस लगाएंगे। प्लस माइनस कैसे लगाएंगे? प्लस माइनस इसलिए हम लोग लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है इस पोटेंशियल डिफरेंस का अपोज कर रहा हो या फिर सपोर्ट कर रहा हो, डिपेंडिंग अपॉन का ओरिएंटेशन कैसे रखा गया है और फ्लक्स किस तरफ बढ़ रहा है किस तरफ नहीं बढ़ रहा है। तो इसलिए हम इसको लगा करके छोड़ देते हैं। एक छोटा सा पॉइंट था जो इक्विवेलेंट में हमारे लिए यूजफुल है। कई बार तो आपसे सिंपली बोलेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस को इग्नोर कर दीजिए, इसको इग्नोर करेंगे तो केवल इतना पोर्शन बचेगा। अच्छा, अगर इसको ध्यान से देखो तो क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी L1 प्लस L2 प्लस माइनस ट्वाइस m di by dt। इस वाले सर्किट को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखेगा V इज इक्वल टू सेम पोटेंशियल L इक्विवेलेंट di by dt आ जाएगा। इनकेस हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास L इक्विवेलेंट की एक वैल्यू आ जाती है, L इक्विवेलेंट दैट इज गोइंग टू बी L1 प्लस L2 प्लस माइनस ट्वाइस m। तो जब कभी आपसे इक्विवेलेंट कैलकुलेट करवाता है दो कॉइल्स का या दो इंडक्टर्स का, कंसीडरिंग देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस एज वेल, आप इसको यूज कर लोगे। और अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस को इग्नोर करने को बोलेगा तो फिर ये जस्ट लाइक रेजिस्टेंस होगा। आप सोचोगे आपके पास थर्ड भी आएगा तो आप इजिली L3 di by dt लगा सकते हो, फोर्थ भी आएगा तो लगा सकते हो। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस जैसा इसका सीरीज कॉम्बिनेशन अपना दिखेगा। और अगर आपको दो से ज्यादा देगा तो फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस को इग्नोर कराएगा, क्योंकि दो से ज्यादा केस में फिर हमको एक एक करके काउंट करना पड़ेगा कितने म्यूचुअल इंडक्टेंसेस बनने वाले हैं, क्योंकि म्यूचुअल हर दो कॉइल का बनता है और दो के लिए केस के लिए हम ये कर सकते हैं। तो एक इस आइडिया को अपने दिमाग में रखना है, कभी अगर ऐसी बात करता है निकालने को तो ये करेंगे। अगर सर्किट देगा तो सॉल्व करने का हमारे पास जो तरीका है उसको अप्लाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। वो दो क्यों आया फिर से बताता हूँ। हाँ, वो दो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश की। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ। इस पिक्चर को ध्यान से देखो, ये कॉइल है और ये कॉइल है। सेल्फ इनका अपने को समझ में आता है। अपने को जब किरचॉफ लिखना होता है तो किरचॉफ का आइडिया क्या होता है कि आपको ये देखना कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों का एडअप करना होता है। ठीक है। अगर इस पे कोई करंट जाती है, ये इंडक्टर है, तो इंडक्टर क्या करता है कि अपने खुद की वजह से खुद के करंट का अपोज करता है, खुद के करंट के चेंज होने का अपोज करता है। इसी को तो सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। What is the self-inductance? It is the property of the circuit by which circuit opposes the change in current due to its own coil। तो अपनी खुद की कॉइल की वजह से खुद की कॉइल पे जाने वाली करंट के चेंज का अपोज करना, तो वो सेल्फ होता है। तो ये सेल्फ की वजह से कितना करेगा, L di by dt का। एक तो ये इसके पास EMF है, मोटा मोटी समझते हैं। अच्छा, क्या इस कॉइल के पास बाजू में आसपास कोई दूसरा कॉइल एग्जिस्ट कर रहा है? आप बोलोगे यस, ये कर रहा है। क्या इससे पास होने वाली करंट चेंज हो रही है? यस, सेम करंट पास हो रही है, वो चेंज हो रही है। अगर ये करंट चेंज हो रही है तो क्या सेकेंड की करंट के चेंज होने से फर्स्ट में कोई EMF आता है, इंड्यूस्ड EMF आता है? बिल्कुल आता है। कितना आता है? एम डी आई बाई डी टी का। तो इस पर एक और आएगा एम डी आई बाई डी टी का। अब ये जो डी आई बाई डी टी है वो सेकेंड कॉइल से लिया गया है और सेम करंट जा रहा है क्योंकि सीरीज पर है, तो उसको डी आई टू ना लिख करके हमने डी आई बाई डी टी लिखा। अब ये आइदर एड अप हो रहे होंगे और सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे डिपेंडिंग अपॉन ओरिएंटेशन एंड अदर थिंग्स। तो इसमें के साथ क्या चलेगा, प्लस माइनस एम डी आई बाई डी टी। फिर आप सेकंड पर आओ। जब आप सेकंड पर आओगे तो आपको पता चलेगा कि ये L2 di by dt तो सेल्फ की वजह से आएगा। क्या फर्स्ट पे कोई करंट चेंज हो रहा था? यस। क्या उसकी वजह से इस पे कुछ इंडक्शन आएगा? यस। वो कौन सा होगा? म्यूचुअल।
तो एम डी आई बाई डी टी आएगा। ये जो डी आई बाई डी टी है ये इसमें करंट की चेंज की वजह से म्यूचुअल वाला केस है। अच्छा, यहाँ पर साइन कैसा आएगा? यहाँ पर साइन प्लस माइनस का आएगा। अगेन ये एड अप और सब्ट्रैक्ट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन ओरिएंटेशंस। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास एक ये है और ये है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? दिस प्लस दिस। दैट्स व्हाट वी हैव रिटन। जब आप इसको लिखोगे तो पहला टर्म एक L1 डी आई बाई डी टी निकल के आ जाएगा, एक L2 डी आई बाई डी टी निकल के आ जाएगा, और जो m के साथ आ रहा है वो 2 बार आ रहा है, प्लस माइनस के साथ आ रहा है, इसलिए 2 बार प्लस माइनस के साथ हम लोग इसको काउंट करेंगे और इसके बाद अब बोलेंगे कि इन जनरल हमारा ऐसा एक्सप्रेशन हो जाएगा। और अगर समझो कि अगर ये म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के लिए बराबर नहीं होता तो इसको हम बोलते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 1 बिकॉज ऑफ 2, इसमें बोलते हैं इन 2 बिकॉज ऑफ 1। लेकिन हम लोगों ने बात की थी कि वो दोनों के लिए बराबर रहता है, तो इसलिए दोनों को हम सेम m से लिख रहे हैं। ओके, अगर आपको समझ में आ गया तो अपना काम हो गया, नहीं आया तो फिर आप इसको एक बार फिर से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा, डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया। सर यस सर, वो प्लस माइनस साइन कैसे डिसाइड करेंगे, एक बार फिर से बताओ ना। अपने को जनरली वो ऐसे ही पूछेगा, क्योंकि प्लस माइनस में आपको और भी डीप पे जाना होता है। मैं बताता कैसे, देखो क्या होता है ना कि जब अपने पास कॉइल्स होती है ना, हम लोगों ने कॉइल्स में पढ़ा है, जैसे ये कॉइल है ना, और ये कॉइल है। जब इस तरह से हम लोगों ने इंडक्टर बनाया है ना, तो इसमें ये करंट किस तरह से जा रही है अपने को देखना होता है। मे बी लाइक कि ये सोलोनॉइड है छोटा सा, या फिर कलेक्शन ऑफ कॉइल्स है। सो अब देखो कि अगर इस पे आपने करंट ऐसे रन किया है ना, और तो इसकी वजह से, और ये करंट हमारा बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है और इस तरह से चल रहा है, तो इस तरह से चलेगा तो इसमें फ्लक्स ऐसे पास करेगा, और इसका फ्लक्स ऐसे पास करेगा। करंट बढ़ रहा है तो इस फ्लक्स का अपोज करने के लिए करंट आएगी, करंट क्रिएट होगी। इसको अगर अपोज कराना है, इसका मतलब वो अपना फ्लक्स इधर लाना चाहेगा। अगर वो अपना फ्लक्स इधर लाना चाहता है, इसका मतलब जो इंड्यूस करंट है वो इधर आनी चाहिए, इंड्यूस करंट। सो ये जो इंड्यूस करंट आएगा, ये अपना ईएमएफ किसको प्लस करेगा किसको माइनस करेगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कॉइल जो फर्स्ट वाली कॉइल में है उसमें करंट किस तरह से रन कर रही है। क्योंकि ये जो कॉइल दिखाई गई वो इस तरह से सोलोनॉइड जैसा है ना, अब ये यहाँ से अंदर जा रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है, या फिर अदरवाइज है, तो क्लॉक इधर से देखने पर आपको क्लॉकवाइज नजर आ रहा है या एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, उसके बेसिस पे इसका इन्फ्लुएंस जाएगा। तो इसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इसके वो किस साइड का पोलैरिटी लेगा, इस साइड का पोलैरिटी लेगा या इस साइड का पोलैरिटी लेगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इस पे करंट किस तरह से चल रही है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस पे जो करंट चल रही है वो इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। तो वो इतना डिटेल पे जाकर के आपसे प्लस और माइनस को एग्जैक्टली नहीं पूछेगा। अगर वो पूछेगा तो फिर कॉइल को बहुत प्रॉपरली बना के देगा, जिससे हम लेंज लॉ लगा करके हम बता सके कि हमारा ईएमएफ कौन सी कैटेगरी का आ रहा है। तो अगर उसने केवल इतना बनाया, इसका मतलब आपके पास दोनों ऑप्शंस ओपन है कि प्लस का भी आप कंसीडर कर सकते हो, माइनस का, तो अपने को प्लस माइनस दोनों लगा के रखना है कि दैट मींस इसके बीच में लाई करेगा। और अगर आप डिटेल में जानना चाहेगा तो फिर वो कॉइल्स का ओरिएंटेशन बनाएगा, फिर आपसे बोलेगा करंट बढ़ रहा है, तो फिर उसके हिसाब से हम लेंज लॉ लगा के देखेंगे दूसरे में कैसा गया, क्या वो सपोर्टिव ईएमएफ है। अगर सपोर्टिव ईएमएफ आया इसका मतलब प्लस लगाएंगे, और अगर वो अपोजिंग वाला आया तो माइनस एम लगाएंगे। आपको पता है ना कि अगर करंट हमारी बढ़ रही होती है तो इसके ईएमएफ में जो डेवलपमेंट जो ईएमएफ होता है वो क्या करता है, अपोज करता है इस करंट को। और अगर करंट डिक्रीज हो रही होती है तो करंट को सपोर्ट करता है। उसी तरह से हम ये प्लस और माइनस को लगाते हैं। सर यस सर, वो एक प्लस है एक माइनस है होके कैंसिल हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो वो हम प्लस माइनस टू हम बोलते हैं, इसलिए ये पूरा रेंज में कहीं भी ला सकते हैं, यानी दोनों प्लस भी हो सकते हैं, दोनों माइनस भी हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे को खा भी सकते हैं। तो ये ओरिएंटेशन पे अपने को डिपेंड करेगा कि किस तरह का उसका ओरिएंटेशन है, किस तरह करंट चेंज हो रही है, उस बातों पे डिपेंड करेगा, इसलिए हम प्लस माइनस को लगा करके छोड़ देते हैं। सो ऐसा एक दो बार उसने क्वेश्चन पूछा है कि दो इंडक्टर है वो सीरीज पर है, अगर दो इंडक्टर सीरीज पे लगे हुए हैं तो उसका इंडक्टेंस कितना लिखेंगे, 4 ऑप्शन देगा। तो L1 प्लस L2 तो लिखेंगे, M को भी हम यहाँ तक ले सकते हैं। और अगर M को इग्नोर करने की बात करेगा तो फिर ये सेकेंड लेवल का हटा देंगे हम, म्यूचुअल वाला केस। आप देखोगे ना, अगर इसको और डीप पे सोचो थ्योरेटिकली तो ये और भी अंदर जाता है, क्योंकि ये म्यूचुअल इंडक्टेंस और इनके आने की वजह से इनके ईएमएफ फिर से चेंज हो गए होंगे। उनके ईएमएफ चेंज होने से इनका फिर से सेल्फ जागेगा, अपोज करने वाला।
और फिर वो सेल्फ में चेंज आएगा तो फिर म्यूचुअल को भी अफेक्ट करेगा। तो इस काइंड ऑफ सीरीज जो बनती चली जाती है, तो अपने को कहाँ पे होल्ड कर लेना होता है? सेल्फ पे। अगर एक है तो केवल सेल्फ रहेगा, और अगर दो है तो फिर सेल्फ के साथ नेक्स्ट म्यूचुअल कंसीडर कर लेते हैं, एंड उसमें अपने को आंसर देने का। और अगर वो फिगर बना के देखेगा तो फिर हम जानते हैं कि कब प्लस एम लगाना होता है, कब माइनस एम लगाना होता है, उस तरह से हम आंसर कर सकते हैं। तो एक जो पॉइंट था, ये अपने को इंडक्टर के बारे में समझना था, अगर हमारे पास दो इंडक्टर्स आते हैं। अब देखोगे इंडक्टर में जो ईएमएफ आता है ना, उसमें डी आई बाई डी टी आता है। और हम लोगों ने ये बात पकड़ी है या समझा है कि अगर हमारा करंट कांस्टेंट हो गया तो उस केस में ईएमएफ जीरो हो जाता है। दैट मीन्स म्यूचुअल इंडक्टेंस हो या फिर ये कोई भी हो, किसी के क्रॉस कोई ईएमएफ नहीं आएगा। वो ईएमएफ तभी आता है जब करंट चेंज हो रहा होता है। और कैसा आता है वो करंट के चेंज पर डिपेंड करता है, वेदर करंट इज इंक्रीजिंग, करंट इज डिक्रीजिंग, उस पर डिपेंड करता है। अगला जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम करंट को देखेंगे कि सॉरी, हमारा जो करंट है ना वो टाइम के साथ कंटिन्यूअसली वैरी करेगा, और तब इंडक्टर का रोल और भी प्रोमिनेंट हो जाएगा, कैपेसिटर का रोल और भी प्रोमिनेंट हो जाएगा। रेजिस्टेंस का रोल बहुत सिंपल रहने वाला है, क्योंकि रेजिस्टेंस सिंपली आई इंटू आर होता है। सो अगर हमारा आई कांस्टेंट होता है तो आई आर कांस्टेंट हो जाएगा, आई वेरी करेगा तो आई आर वेरी करेगा, बहुत सिंपलेस्ट मेथड से वेरी करेगा। जबकि इंडक्टर के क्रॉस एल डी आई बाई डी टी, कैपेसिटर के क्रॉस क्यू बाई सी, दैट मीन्स इंटीग्रेशन आई डी टी बाई सी, उनमें हमको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन लगेगा। तो जो अगला चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, उसमें यू विल फाइंड कि कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स को स्टडी करना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। क्योंकि जो पैरामीटर्स होते हैं, चाहे वो करंट हो या वोल्टेज हो, वो टाइम के साथ फंक्शन होता है। अभी हम लोग समझेंगे कि ये फंक्शन कैसा होता है, क्या होता है, इसको अल्टरनेटिंग क्यों कहते हैं, और फिर कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने की टेक्निक्स हम लोग बहुत लाइक आप टेक्निक बोल रहे हैं, ट्रिक बोल रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, कि हम लोग ऐसा मॉडल बना लेंगे जिससे हम अल्टरनेटिंग सर्किट्स को बहुत इजीली, बहुत जल्दी से सॉल्व कर लिया करेंगे। अगर हम किरचॉफ इक्वेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे और प्रॉपर वे से सॉल्व करेंगे तो आप पाओगे ये बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स का रिक्वायरमेंट करेगा और कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो उसका एक पर्टिकुलर वे है, हम उस पर्टिकुलर वे को पहले समझ लेंगे और जिससे हमारे आंसर्स आना स्टार्ट करेंगे, और वो लॉजिकल है एंड शॉर्ट वे टाइप का है। तो समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग हेडिंग लिख सकते हैं एसी। एसी का मतलब हुआ अल्टरनेटिंग करंट। अभी तक जो हम लोग बैटरी को यूज कर रहे थे वो डीसी था। बैटरी इज एग्जांपल ऑफ डीसी। डीसी मींस डायरेक्ट करंट। सो जस्ट 1 मिनट। हाँ, सो अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है ये समझाते हैं। तो उससे पहले अपने को ये क्लियर कट डिफरेंशिएशन करना होगा कि अभी तक जो पढ़ा है और डीसी एसी में क्या अंतर होता है। देखो, जो डीसी होता है, डीसी सोर्स, डीसी सोर्स का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। और जब हम लोग इसको डायरेक्ट करंट में लगाते हैं तो उसको हम लोग, इसका जो सबसे सिंपल एग्जांपल है वो बैटरी है। ये डायरेक्ट करंट का एक एग्जांपल है। ये क्या करता है, बैटरी को आपने किसी भी सर्किट से कनेक्ट किया, किसी भी सर्किट से कनेक्ट किया, यहाँ पर ये जो बॉक्स बनाया है एक सर्किट है, उसके साइड में कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या करेगा, एक करंट रन कराएगा इस डायरेक्शन में, और जब भी एक करंट रन कराएगा वो इस प्लस टर्मिनल से निकालेगा, माइनस टर्मिनल से एंट्री लेगा। तो जितने टाइम पर इस पे करंट चलेगा, दैट करंट विल गो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो डीसी सोर्स की हम लोग डेफिनेशन यहाँ पे बना सकते हैं। डीसी सोर्स एक ऐसा सोर्स होता है जिसमें करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, करंट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती है। सो वी कैन से अ सोर्स that supplies current in one direction only. मतलब ये करंट को ड्यूरिंग द सर्किट चेंज नहीं करता है। हाँ,
अब बैटरी की पोलैरिटी बदल दो, इधर प्लस कर दो इधर माइनस कर दो, तो इधर चलाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जिस जिस तरह से आपने कनेक्ट किया उसी तरह से करंट को रन कराएगा। ऐसा नहीं कि कुछ समय बाद अपने आप ये बदल करके दूसरी डायरेक्शन में लेकर के आ जाए। तो इट कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट ड्यूरिंग द सर्किट, राइट। आप चेंजेस करोगे सर्किट में तो करंट चेंज होगी, करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, अदरवाइज नहीं। उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट। जनरली हम लोग करंट का सोर्स नहीं दिखाते, वोल्टेज का सोर्स दिखाते हैं। आप करंट का सोर्स भी दिखा सकते हो कि हमारे पास ये करंट का सोर्स है और ये करंट सप्लाई करता है, ठीक है। तो वो करंट हमारा एक ही डायरेक्शन में सप्लाई करेगा, दूसरी डायरेक्शन में करंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा ना। अल्टरनेट में क्या होता है, अल्टरनेट इसका जस्ट अब रिवर्स या काउंटर पार्ट है। इसमें हम लोग बोलते हैं कि एक ऐसा सोर्स होता है जो करंट को पीरियोडिकली चेंज करता है। दैट मीन्स अगर आपने लेट्स से कि 10 सेकेंड्स के लिए लगाया हुआ है, तो 10 सेकेंड में कुछ सेकेंड्स तक एक डायरेक्शन में करंट ले जाएगा, कुछ सेकेंड्स तक ये अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएगा। सो अल्टरनेटिवली चेंज करता है। सो एसी इज अ सोर्स। अब ये सोर्स हमारा वोल्टेज सोर्स हो सकता है या करंट सोर्स हो सकता है, कोई भी सोर्स हो। हम लोग जनरली करंट के बारे में बात करते हैं। सो अ सोर्स दैट सप्लाइज current in the circuit such that current changes its direction periodically. तो करंट अपनी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करता है। अब आपको ये समझ में आएगा, अगर करंट को अपनी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करना है तो उसकी वैल्यूज को भी तो चेंज होना पड़ेगा। इन जनरल अगर ग्रेजुअल चेंज आएंगे, तो ग्रेजुअल चेंज में अगर आप वो एक डायरेक्शन में जा रही है तो जीरो से लेकर के बढ़ेगी, मैक्सिमम जाएगी, फिर डिक्रीज करेगी, फिर जीरो जाएगी, फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। तो जनरली जो चेंजेस होंगे वो ग्रेजुअल होंगे प्रैक्टिकल में। तो इसका मतलब वो टाइम का फंक्शन भी होगी। तो करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन पीरियडिकली और उसका मैग्नीट्यूड भी वेरिएबल होता है। सो जनरली करंट जो होता है वो फंक्शन ऑफ टाइम भी होता है। तो वो भी पॉइंट अपने को याद रखना है। तो करंट अपना डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज करता है, इसलिए हम लोग उसको अल्टरनेटिंग कहते हैं। अल्टरनेटिंग मींस अल्टरनेटिवली पॉजिटिव, अल्टरनेटिवली नेगेटिव। मोस्ट ऑफ द सप्लाई करंट की जो हम लोग लेते हैं अपने को अवेलेबल है, या फिर करंट हम जनरेटर से जनरेट करते हैं, तो वो कैसा होता है, वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। सो फिर उसको हम लोग यूज करते हैं। अगर कोई अल्टरनेटिंग है, चेंज हो रहा है, पीरियोडिकली चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये पीरियोडिक है। पीरियोडिक मोशन लोगों ने पढ़ा था कभी एसएचएम में, कुछ उसी से रिलेटेड है। अगर ये पीरियोडिक है, इसका मतलब इसका अपना टाइम पीरियड होगा, इसका अपना फ्रीक्वेंसी होगा। तो कुछ टाइम पीरियड और कुछ फ्रीक्वेंसीज इसके पास रहेगी, वो अपने को देखना है। सिंबल कैसे दिखाते हैं, तब लोग सिंबल पर आते हैं। इसका जो सिंबल होगा उसको इस तरह से दिखाएंगे कि सिंबल के लिए हम लोग एक सर्कल बनाते हैं और उस सर्कल पर इस तरह से एक सिंबल बना देते हैं। ये जो सिंबल है ये एसी सोर्स है, इसको हम बोलेंगे दिस इज एसी सोर्स। नाउ दिस कैन बी अ करंट सोर्स, दिस कैन बी अ पोटेंशियल सोर्स। इसमें हम लोग प्लस माइनस नहीं दिखाते हैं क्योंकि हमको पता है कि वो अपना डायरेक्शन बदलता रहता है। अगर हमने यहाँ पर V लिख दिया इसका मतलब है वोल्टेज सोर्स है, अगर हम लोगों ने यहाँ पे I लिख दिया इसका मतलब ये करंट सोर्स है। इसको हम AC सोर्स कहते हैं। AC सोर्स में वोल्टेज और करंट कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी अ वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। ये क्या करता है कि अगर इसको आप सर्किट से कनेक्ट करोगे तो सर्किट कैसा दिखेगा, एक सर्किट बनाने की कोशिश करते हैं AC सर्किट को। अपने को जब AC सर्किट बनाना होगा तो एक AC सोर्स लगाएंगे और वायरिंग करेंगे, और फिर यहाँ पर हम सर्किट में नेटवर्क बनाएंगे। इस नेटवर्क में क्या लगा सकते हैं हम, एलिमेंट्स लगा सकते हैं, मे बी लाइक इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, ऑल दैट थिंग, और उनकी कॉम्बिनेशंस। जिसको हम बोलेंगे दिस इज अवर AC सर्किट। और AC सर्किट में आपके यहाँ पर एलिमेंट्स लगे होंगे और ये आपका AC सोर्स हो जाएगा। इस
हाँ, अभी क्या साउंड वापस आया? सो कैन यू हियर मी नाउ एंड कैन यू सी द स्क्रीन? यस सर। हाँ, देयर वाज इंटरप्शन बिकॉज ऑफ नेट। हाँ, सो मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। गुड। तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि ये अपना सोर्स है, तो इस तरह से हम इसको बताते हैं। ये सिंबल का अपना मीनिंग है। देखो, ये कुछ ऐसा बताना चाह रहा है कि कभी ये प्लस होता है, कभी ये माइनस होता है। तो जब इस तरह से बनाया जाएगा उसको हम एसी सोर्स कहते हैं। इसको हम एसी सर्किट बोलने वाले हैं। इस सर्किट में आपका एक कॉम्बिनेशन में आर हो सकता है, एल हो सकता है, सी हो सकता है, और उनके कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। सीरीज हो सकता है, पैरेलल हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। उनको हमको सॉल्व करना सीखना है। तो पहले हमको सोर्स को सीखना है। सोर्स हमारा ये होता है। अब ये क्या करेगा, कुछ समय के लिए ये टर्मिनल पॉजिटिव बनाएगा, कुछ समय के लिए ये टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव बनाएगा। तो इसका मतलब करंट ऐसे रन करेगा। फिर कुछ समय के बाद क्या करेगा कि ये नेगेटिव बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, तो करंट हमारा ऐसा रन करेगा। तो करंट जो है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों चलेगा, और दोनों में पीरियोडिकली चेंज करेगा। मतलब जितने टाइम के लिए करंट क्लॉकवाइज चल रहा है, थोड़े देर के बाद उतने ही टाइम के लिए एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो ये पीरियोडिक फंक्शन होता है, इसीलिए इसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। थोड़ा सा अनयूजुअल लग रहा होगा क्योंकि हम लोग बैटरी से यूज टू हैं, एक ही डायरेक्शन में करंट जाने से यूज टू हैं। लेकिन यहाँ पे करंट रिवर्स डायरेक्शन में भी चलता है, अल्टरनेटिंगली चलता है, इसलिए इसको अल्टरनेटिंग सोर्स कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, और एसी सोर्स कहते हैं, एसी सर्किट कहते हैं। सो हम इसलिए प्लस माइनस नहीं दिखाएंगे सिंबल में, क्योंकि हमको पता नहीं, इट डिपेंड्स ऑन दी कौन से इंस्टेंट पे आप वर्क कर रहे हो। अलग अलग इंस्टेंट पे प्लस और माइनस बदलते रहेंगे हमारे। तो सिंपली इतना सोर्स हमारा काम करेगा। ओके, जब हम इसको सोर्स को डिनोट कर रहे होंगे तो कुछ ऐसा लिखेंगे, एक वी लिखेंगे, है ना, और एफ लिख देंगे। तो अपने को क्या क्या पता होना चाहिए? अगर हमने वी लिखा है और एफ लिखा है, इसका मतलब वी इज द वोल्टेज जो ये सप्लाई करने वाला है, और एफ इज द फ्रीक्वेंसी कि कितने जल्दी, कितने रैपिडली ये चेंज करने वाला है, या फिर टाइम पीरियड से रिलेशन है इसका। क्यों? क्योंकि ये पीरियोडिक है, तो अपने को फ्रीक्वेंसी भी पता होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि रेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो अगर कोई डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस आप मार्केट में परचेस करने जाते हो, तो उस पे लिखा रहता है, दैट्स कंपलसरी। लाइक कुछ ऐसा लिखा होता है 220 वोल्ट एंड लेट्स से 10 वैट एंड 50 हर्ट्ज। तो ये रेटिंग होती है। आप किसी भी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स को आप देखोगे, उस पे डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखा होगा। सो ये जो 50 हर्ट्ज लिखा हुआ है, ये बेसिकली बता रहा है कि एसी सोर्स से अगर आप कनेक्ट करते हो, तो उस एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, जिस फ्रीक्वेंसी के लिए ये सुटेबल है, कंपैटिबल है। सो वो फ्रीक्वेंसी भी हमको पता होती है। अगर हमने किसी और फ्रीक्वेंसी से एसी सोर्सेस को लगाया, तो वो डिवाइस में डैमेजेस हो सकते हैं। अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस है तो वो वर्क भी नहीं कर सकता है। राइट। सो अपने इंडिया का जो स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड 50 हर्ट्ज चूज किया गया है। सो कोई भी कंपनी कोई भी डिवाइस को क्रिएट करेगा, तो वो उसको 50 हर्ट्ज के अकॉर्डिंगली ही बनाएगा। सपोज कर लीजिए फ्यूचर में आप कोई कंपनी डालते हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हो किसी अप्लायंसेस का, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस का, तो ऐसा नहीं आप अपनी मर्जी से चूज कर लो कि हम 500 फ्रीक्वेंसी पे अपना इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले हैं। फिर वो कोई परचेज नहीं करेगा, जो परचेज भी करेगा तो वो सूट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास सप्लाई 50 हर्ट्ज है। सो डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रीज, वो अलग अलग उन्होंने अपना स्टैंडर्ड चूज किया हुआ है। पॉइंट इज कि एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है, उसका टाइम पीरियड होता है। क्यों? क्योंकि वो अल्टरनेटिवली चेंज होता है। सो अपने को पता होना चाहिए। अच्छा, ये 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ? 50 हर्ट्ज का मतलब एज सिंपल एज एनीथिंग कि एक सेकेंड में कितने साइकिल्स आते हैं। तो करंट हमारा एक सेकेंड में 50 टाइम्स ये डायरेक्शन को चेंज करता है। 50 साइकिल्स आते हैं विद इन 1 सेकेंड। इसका मतलब जो आपको वायरिंग दिखता है, जहां से पावर आ रही होती है, वो अल्टरनेटिंग होता है। उसमें जो करंट होती है ना, विद इन 1 सेकेंड 50 साइकिल्स चलती है। दैट मीन्स 50 टाइम्स आप पॉजिटिव होती है, 50 टाइम्स निगेटिव होती है। दैट मीन्स 50 टाइम क्लॉकवाइज जाती है, 50 टाइम एंटी क्लॉकवाइज जाती है। थिंक अबाउट इट, कितना फास्ट, कितना रैपिड चेंज हो रहा होता है। विद इन 1 सेकेंड इट गोज लाइक 50 साइकिल्स। सो वो हमको विजुलाइज करना मुश्किल रहता है, बट यस, इमेजिनेशन में रख सकते हैं उसको, और समझ सकते हैं कि उसमें फ्रीक्वेंसीज होती हैं, उसके चेंजेस आते हैं। दैट्स नॉट अनलाइक द डीसी। डीसी में कोई चेंजेस नहीं आता, सेम डायरेक्शन में करंट चलता है। अब ये वी का मतलब क्या है वो भी हम लोग समझेंगे, और एफ का मतलब मैंने आपको बताने की कोशिश की है।
V का मतलब इसलिए हम लोग समझेंगे क्योंकि हम लोगों ने ये बात की है कि ये वोल्टेज होगा या जो करंट होगा, कई बार इसको हम IF लिखेंगे। I का मतलब करंट और फ्रीक्वेंसी दी गई है, V का मतलब वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दी गई है। वोल्टेज हो या करंट हो, ये टाइम के साथ चेंज करेगा। तो अगर आपने ये V लिखा है, I लिखा है, तो कौन सी वैल्यूज हैं? क्या ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं, क्या मैक्सिमम वैल्यूज हैं, क्या ये एवरेज वैल्यूज हैं, या किसी और तरह से निकाला गया एवरेज वैल्यूज है? किस तरह की वैल्यूज है वो अपने को समझना होता है। तो हम लोग अभी उस पर बात करने वाले हैं। So, यहाँ से आपको क्या समझना है? अल्टरनेटिंग सोर्स को कैसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, मीनिंग क्या होता है, डायरेक्शन अपना चेंज करता है, वोल्टेज ये प्लस माइनस को बदलता है, करंट भी अपनी डायरेक्शन बदलता है, पीरियोडिकली बदलता है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और अगर डीसी इसको कंपेयर भी करना चाहें, देखो कई बार वो कंपेयर भी करवा लेता है। लेट्स से कि आपको ऐसा बोलता है कि इसमें करंट का प्लॉट कीजिए टाइम के साथ, करंट को टाइम के साथ प्लॉट कीजिए। तो डीसी भी अपने को करंट टाइम के साथ कैसा नजर आएगा? अगर आपने बैटरी लगाया, बैटरी डीसी का एक एग्जांपल है, डीसी के और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, बैटरी इज सिंपली वन सिंपलेस्ट एग्जांपल। तो अगर आपने बैटरी लगाया तो करंट कैसा जाएगा? कांस्टेंट जाएगा। जरूरी नहीं कि हमेशा कांस्टेंट जाए। आपको याद है ना कि हम लोगों ने करंट का ग्राफ देखा था कैपेसिटर के साथ, इंडक्टर के साथ, तो कुछ एक्सपोनेंशियल भी आया था, यू रिमेंबर दैट? सो ऐसा भी करंट जाएगा, तो ये डीसी है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इसने अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज की। क्यों? क्योंकि हमेशा पॉजिटिव है। या फिर कांस्टेंट करंट जा रहा होगा रेजिस्टेंस के साथ में, तो भी ये पॉजिटिव है, तब भी हमारा डीसी है। जैसे कि अगर आपको ऐसा ग्राफ देता है, एक ये ग्राफ देता है, ये आई है और ये टी है। मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आपको आंसर देने की कोशिश करनी जितना आपने लर्न किया है। लेट्स से कि एक ऐसा करंट बनाया गया जो कि पीरियोडिकली चेंज कर रहा है, तो क्या ये डीसी का एग्जांपल है या एसी का एग्जांपल लग रहा है आपको? तो आपको लगेगा कि पीरियोडिक तो लग रहा है, लेकिन हमारी डेफिनेशन से मैच नहीं कर रहा है। यू सी द डेफिनेशन हम लोगों ने क्या लिखा था? डेफिनेशन हम लोगों ने लिखा था पीरियोडिकली डायरेक्शन चेंज करता है। केवल मैग्नीट्यूड की बात नहीं है, डायरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ। आप देखोगे कि इसमें करंट पॉजिटिव से पॉजिटिव रहा, जीरो हुआ, फिर पॉजिटिव से पॉजिटिव रहा, जीरो हुआ, फिर पॉजिटिव से पॉजिटिव रहा, जीरो हुआ, कभी दूसरी डायरेक्शन में गया ही नहीं। क्योंकि हम जानते हैं ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, इट मस्ट गो डाउन साइड। यस, दैट्स डीसी, गुड। सो पॉइंट है इसकी, जो करंट चलना चाहिए, चेंज होना चाहिए, टाइम के साथ हो रहा है, चलेगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज होना मस्ट। सो दैट्स द क्रक्स कंडीशन की डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंजेस द डायरेक्शन। सो और एसी के क्या एग्जांपल हो सकते हैं? एसी के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, तो वो दोनों एग्जांपल जो यहाँ पे बनाए गए वो डीसी के। एसी के क्या एग्जांपल्स बन सकते हैं? बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल प्लॉट करूँ करंट में टाइम के साथ। सो अगर कोई कहता है करंट और टाइम का ये ग्राफ बनाया गया, सो आप देखोगे जितना ऊपर गया उतना नीचे जा रहा है, और इस तरह से आगे बढ़ रहा है, और भी आगे इसको बनाया जा सकता था। सो ये पॉजिटिव करंट है, नेगेटिव करंट है, पॉजिटिव करंट है, नेगेटिव करंट है, अल्टरनेटिवली चल रहा है, सो दैट इज एसी। हाँ, यहाँ पे करंट ना होकर के वोल्टेज भी होगा, तब भी हम इसको एसी बोलेंगे। मे बी लाइक कि अगर आपको कभी ऐसा बताता है ये करंट या वोल्टेज है और ये टी है, बोलता है कि ये करंट ऐसा जा रहा है, फिर इसके बाद ये ऐसा जाता है, फिर इसके बाद ये ऐसा जाता है, और इसी को रिपीट करता रहता है। सो आप देखोगे कि ये भी अपना डायरेक्शन बदला, पहले प्लस था, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, और इस तरह से बदल रहा है। तो ये भी अल्टरनेटिवली बदल रहा है, तो ये भी अल्टरनेटिंग एग्जांपल है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इट्स ओके, बट डायरेक्शन बदल रही है। हमारी डेफिनेशन के हिसाब से डायरेक्शन बदलना चाहिए। सो ये भी एक अल्टरनेट का एग्जांपल है। ये सारे एसी के एग्जांपल्स हैं। सो डिफरेंशिएशन बिटवीन एसी और डीसी आपको समझ में आ गया। एक और एग्जांपल प्लॉट कर सकते हैं। पॉपुलरली हम लोगों ने जो फर्स्ट ड्रॉ किया है उसी को यूज करेगा, और दूसरे भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए
ये भी एक पॉपुलर रहता है, एक दो एग्जाम में पूछा उसने। सो अगर ये इस तरह से आगे बढ़ता रहता है तो ये भी एक एसी का एग्जाम्पल है जिसमें प्लस हो रहा है और माइनस हो रहा है। अच्छा, इसका नाम अल्टरनेटिंग करंट है, वोल्टेज भी होगा तब भी चलता है, तो इसको हम एसी वोल्टेज बोलेंगे। सो दिस इज एसी वोल्टेज, दिस इज एसी करंट, दिस इज एसी करंट। तो प्लस माइनस होना हमारे लिए जरूरी है। सर यस। सर जब ऑल्टरनेटिंग करंट पीरियोडिक होता है तो वो ऐसे भी हो सकता है कि दोनों के जो प्लस में जो मैग्नीट्यूड है हाईएस्ट मैग्नीट्यूड, माइनस में जो हाईएस्ट मैग्नीट्यूड है, वो दोनों अलग हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकता है। पीरियोडिक का मतलब, अल्टरनेटिंग का मतलब हुआ कि इट इज गोइंग बाय दिस, लाइक कि अल्टरनेटिवली चेंज हो रही है, दैट्स बेसिक लाइन। उसके बाद जो वेरिएशंस है वो अकोमोडेटेड है, लाइक कि अगर इसका वी नॉट है तो इसका वी नॉट बाई टू भी हो सकता है। बट जो हम लोग प्रैक्टिकली यूज करते हैं ना, उसमें हम लोग सिमेट्रिकल ही रखते हैं, प्रैक्टिकली यूज करते हैं। थ्योरेटिकली यस इट कैन बी, और जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग अपने को देखना होगा। बट अगर हमको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना है, सपोज कर हम लोग कोई डिवाइस बनाते हैं ना, तो उसको सिमेट्रिकली, लाइक कि वो प्लस जितना जा सकता है उतना माइनस को भी एक्सेप्ट करेगा, ऐसा बनाते हैं। तो हमारे लिए जो एग्जाम में जनरली देगा वो क्या देगा, सिमेट्रिकल देगा। बट अगर वो अलग अलग देता है तो हम उसको ऐसी कैटेगरी में रखेंगे और उसके बारे में जितना भी थ्योरेटिकल जानते हैं उसको अप्लाई करके आंसर बताने की कोशिश करेंगे। ओके, ये तो हुआ कि एसी और डीसी में डिफरेंस किया जा रहा है और कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि वो एसी है। उसका टाइम के साथ पीरियोडिक वेरिएशन होना चाहिए, एंड दैट टू प्लस और माइनस को लेकर के, डायरेक्शन को चेंज करते हुए। अब हमारे पास जो मोस्ट कॉमन एसी सोर्स होते हैं वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। और I wasn't audible for a while, so did you miss anything? These are the examples of AC जो मैंने अभी लिए हुए हैं। उसके पहले ये एग्जाम्पल लिया था वो डीसी का एग्जाम्पल था, और अभी तक आपको बताया कि कैसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों में क्या अंतर चल रहा होता है। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, अब हम लोग ये पढ़ना चाहते हैं टाइम के साथ पीरियोडिक रिलेशंस के साथ कैसे ये सिंप्लीफाई करना होता है। एग्जाम्पल कई तरह से आ सकते हैं, मोस्टली हम लोग इसको यूज करेंगे और रियल लाइफ में भी इसको यूज करते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी डिवाइस या अप्लायंसेस में क्या होता है, करंट को या वोल्टेज को ग्रेजुअली चेंज करना ज्यादा इजिली और ज्यादा सुटेबल होता है। एब्रप्टली चेंज करना, जैसे ये करंट एक वैल्यू पे जाता है, सडनली दूसरे डायरेक्शन में सडनली उतने मैग्नीट्यूड से हो जाता है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट डिवाइस करना जो इस पे वर्क करे इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग स्टफ। सो इट्स लाइक मोर थ्योरेटिकल देन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये काफी हद तक मिडिल पे लाई कर रहा होता है, फिर भी यहाँ पर देखो साफ टर्न हो रहा होता है, तो साफ टर्न कम एक्सेप्टेबल होता है, इसलिए हम लोग इस तरह से प्रैक्टिकल में यूज करते हैं। तो जो एसी सोर्स होते हैं जनरली किस तरह से इंडिकेट किए जाएंगे, तो किसी एसी सोर्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सो ये हमारा एक एसी करंट सोर्स है, एसी करंट सोर्स। हम वोल्टेज लिखना चाहेंगे तो वोल्टेज को दिखा सकते हैं, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये हमारा एसी वोल्टेज सोर्स है। तो मैं आपको अगर जनरल बात बताऊं तो ऐसे हम लोग जनरल बात करना स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये इक्वेशन से आप वाकिफ हो गए, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, बस x को कुछ i नाम दे दो, कभी v नाम दो, दैट्स ऑल। तो सिंस आप पहले एक चैप्टर पढ़ चुके हो जो आपने इंडिकेट किया जिसका नाम था सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसकी इक्वेशन है ये। तो इसका मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन को यहाँ पर हमको अप्लाई करने का, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी ऑसिलेशंस होते हैं, पीरियोडिक मोशन होती है, यहाँ पर भी करंट का ऑसिलेशन होता है, पीरियोडिकली चेंज हो रहा होता है। सो मैथमेटिक्स इज वेरी सिंपल टू दैट, वेरी सिमिलर टू दैट, और सिंपल भी है। सो मैं आपको पहले जनरल बात बता देता हूँ, और वो पॉइंट क्या रहेगा कि हमारे लिए आगे भी फ्यूचर में कई बार यूज होगा। लेट मी रिटेन दिस। लेट्स से हमारे पास करंट सोर्स है, इसको बोलेंगे एसी का करंट सोर्स है। अगर ये एसी करंट सोर्स है तो इसमें लेटर्स जो है वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पर जो आई इंडिकेट कर रहा है, आई, व्हाट इज दिस आई? आप बोलोगे करंट। कौन सी करंट है? इंस्टेंटेनियस करंट है।
रिमेंबर x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t में x क्या होता था? x यूज्ड टू बी इंस्टेंटेनियस लोकेशन, दैट मींस पोजीशन. सो किसी t टाइम पर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, वो x हुआ करता था. तो यहाँ पर I है, सो I इज द इंस्टेंटेनियस करंट, दैट मींस एट एनी इंस्टेंट t टाइम पर कितना करंट जा रहा होगा यहाँ से बता सकते हो. अब t बदलेगा, करंट बदलेगा, तो किसी भी टाइम पर कितना करंट होगा वो I बताने वाला है. What I not used to be, और वहां पर a क्या कहलाता था? एम्पलीट्यूड और द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट x, और इसको हम पीक वैल्यू बोलते हैं. तो ये हमारे लिए मैक्स करंट होगी, मैक्स करंट, क्योंकि आप देखो इसमें I की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो I नॉट है, तो इसको मैक्सिमम करंट कह सकते हैं, क्योंकि वो साइन का फंक्शन है, साइनोसॉइडल फंक्शंस में है. इसको हम लोग पीक करंट भी बोलते हैं. तो AC में पीक करंट एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट होती है. साइनोसॉइडल फंक्शन में पीक निकालना हमारे लिए आसान है, जो आगे लिखा होता है वही पीक होता है. कोई और फंक्शन होगा तुमको पीक निकालना पड़ेगा. पीक का मतलब होगा मैक्सिमम करंट. जैसे यहाँ पर इस वाले केस में पीक वोल्टेज का मतलब ये पीक वोल्टेज है, और यहाँ पर ये वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, तो जो कांस्टेंट है वही पीक हो जाएगा. सो पीक करंट कह सकते हो. इसको एम्पलीट्यूड करंट भी बोल सकते हो, और करंट एम्पलीट्यूड. जस्ट लाइक करंट पोजीशन का एम्पलीट्यूड हुआ करता था, उसी तरह से करंट का एम्पलीट्यूड है, SHM. सो आई नॉट इन्वॉल्व है. साइन और कॉस होगा तो साइनोसॉइडल फंक्शन है. ओमेगा क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू 2πf. फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग अभी बात कर चुके हैं. सो उसी फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करने के लिए ओमेगा आया हुआ है. इसको आप 2π/t भी लिख सकते हो, जहां पर t टाइम पीरियड है. f क्या कहलाएगा? f इज गोइंग टू बी नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स. तो ओमेगा को भी हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स बोलते हैं. सो दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स. जब कुछ सोर्स है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी गई, इट विल लेट अस नो विद इन 1 सेकेंड हाउ मेनी साइकिल्स इट रन्स, f निकालने के बाद. और t क्या है? इंस्टेंटेनियस टाइम. तो वो किसी इंस्टेंट का टाइम दिया गया है. फाई क्या है? फाई एक फेज होता है. वो सिंपली ये बताना चाहता है कि आपकी इनिशियल कंडीशंस कैसी थी. दैट मीन्स कि क्या आप मैक्सिमम करंट से स्टार्ट किए थे t इक्वल टू 0 पर, या फिर मिडिल ऑफ द करंट से, या जीरो करंट से. तो फेज होता है. आपने जैसे SHM में देखा था ना कि लाइक पूरे किसी भी लोकेशन से अगर हम इक्वेशन बनाना चाहे तो फाई हमको हेल्प करता है डिसाइड करने के लिए. इसको हम लोग फेज डिफरेंस बोल सकते हैं, या फिर फेज बोल सकते हैं. फेज डिफरेंस जनरली हम लोग यूज करते हैं. अगर हम डिफरेंस कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स किसी से कंपेयर किया गया होगा, तो ओमेगा टी के कंपैरिजन में कितना डिफरेंस आया उसके बारे में बताता है. और ये पूरे को क्या बोलते हैं? ओमेगा टी प्लस फाइव को फेज बोलते हैं. तो दैट्स अ फेज. आप लैंग्वेज से वाकिफ हो, ये सारी लैंग्वेज SHM की है. और बस पोजीशन को, डिस्टेंस को आपने करंट से रिप्लेस कर दिया. सेम स्टोरी किसके साथ चलेगी? वोल्टेज के साथ चलेगी. V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. सो V विल बी द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, V नॉट विल बी द पीक वैल्यू. ओमेगा और T और फाइव वही है जो यहाँ पर है. और हम करंट और वोल्टेज के बारे में देखते रहते हैं, उनको सॉल्व करते हैं. एक बार करंट और वोल्टेज पता चल गया तो बाकी सारे एलिमेंट्स, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, हमारे पास इक्वेशन होती है कैसे पोटेंशियल डिफरेंस को लिखना होता है. And we will use these values of V and I to write those equations. Okay, ये आपको समझ में आ गया होगा, कॉपी किया होगा. तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सर्किट सॉल्व करने के लिए एक जनरल आइडिया लेते हैं कि सर्किट कैसे सॉल्व करने होते हैं AC के. और फिर थोड़ा सा और डीप पे जाएंगे इनकी वैल्यूज को लेकर के, क्योंकि उस पर भी इक्वेशंस बनते हैं. एंड देन आफ्टर सर्किट को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. सपोज कर लीजिए अपने को कोई एक सर्किट दिया गया है. एनी सर्किट इज गिवन टू अस, मे बी लाइक ये AC सर्किट है. यहाँ पर बहुत सारी स्टोरीज हैं और अपने को नहीं पता है क्या क्या है, वो बाद में हम लोग पता करेंगे. और ये हमारे पास एक AC सोर्स है, और अपने को ऐसा दिया गया कि ये वोल्टेज सोर्स है. V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी. तो ऐसा बोल के बोल देगा कि V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी. दैट मीन्स हम अपने को पता है कि सर्किट में AC सोर्स कितना है. तो AC सोर्स है वोल्टेज, और वोल्टेज है V नॉट साइन ओमेगा टी.
ये बहुत जनरल पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी सर्किट क्यों ना हो, यहाँ पर क्या कंबाइंड है अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो आर हो केवल, चाहे केवल एल हो, केवल सी हो, आर एल हो, एल सी हो, एनीथिंग, अल्टीमेटली इस सर्किट पे करंट चलेगी और वो करंट अपने को पता करना पड़ेगा। तो हम बाल एज्यूम करेंगे वो करंट जो रन कर रही है वो आई है। अगेन हम करंट के लिए ऐसा डायरेक्शन नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हमने को पता है ये डायरेक्शन बदलती रहती है, तो इसलिए हम डायरेक्शन ना दिखा करके केवल उसके साइड पे करंट को लिख देंगे इस तरह से। दैट मीन्स कि यहाँ पर करंट आई रन कर रहा है। नाइदर वी विल शो दैट प्लस माइनस इन केस ऑफ वोल्टेज। प्लस माइनस हम लोग देखा करते थे डीसी केसेस में क्योंकि वहां पर हम श्योर रहते थे कौन सा प्लस है, जो एक बार प्लस बनता था वो प्लस रहता था। सो ये जो करंट है ये अपने को कैलकुलेट करना पड़ा करेगा, कैलकुलेट अपने को करंट के बारे में पता करना पड़ेगा, वोल्टेज दिया है या फिर वोल्टेज पता करना पड़ेगा, करंट दिया है, कोई भी कहानी हो। तो एक बात तो गारंटीड है एसी में हम लोग ये करने वाले हैं कि यहाँ पर अगर अपने को वोल्टेज दिया गया है इफ V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी दिया गया है, तो देन करंट को हम लोग डायरेक्टली ऐसा लिखने वाले हैं, करंट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, इट गोइंग टू हैव सम पीक वैल्यू, इट विल हैव सम फ्लक्चुएशंस और ये पीरियोडिकली चेंजेस विद सम फेज डिफरेंस। सो कभी भी अगर अपने को वोल्टेज सोर्स पता हो, करंट पता करना हो, तो बेसिकली हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि करंट हमारा ये जाने वाला है। और अगर ये करंट जाने वाला है तो इसमें हमको क्या क्या पता करने की जरूरत है। तो आप देखो कि हमारे पास जो चैलेंजेस होंगे वो पता करने के लिए हमको एक तो आई नॉट पता करना होगा और दूसरा फाई पता करना होगा। अगर अपने को आई नॉट नोन हो गया, फाई नोन हो गया, देन करंट नोन हो गया, दैट्स डन, हमारा सर्किट सिंप्लीफाइड हो गया। सो अब हम लोग उस तरह से किरचॉफ्स को और बाकी कहानियों को यूज ना करके अपना इंटायर फोकस विल बी टू फाइंड आउट व्हाट इज आई नॉट, दैट मींस पीक करेंट। तो हमको पीक करेंट पता करना पड़ेगा और फेज डिफरेंस, फाई को हम फेज डिफरेंस बोलेंगे क्योंकि इसका फेज ओमेगा टी था, तो ओमेगा टी से कितना एक्स्ट्रा हुआ है तो उसको हम फेज डिफरेंस बोलने वाले हैं। अब इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक होगी वो फेजर डायग्राम्स होंगे, जो फेजर डायग्राम को भी हम लोगों ने लर्न किए थे सिमिलर टाइप के। उन फेजर डायग्राम को यूज करके हम बहुत क्विकली फाई और आई नॉट को पता कर लेंगे, दैट मीन्स हमको करंट पता चल जाएगा। एक बार सर्किट से करंट पता चल गया तो उसके इनसाइड में जो नेटवर्क्स या चैनल्स होंगे ना, उनकी भी करंट पता चल जाएगी क्योंकि हमको पता होता है कि किस तरह से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा होता है एंड सिमिलर एस्पेक्ट हमको नोन होते हैं। तो ये हमारा सॉल्व करने का जनरल टेक्निक रहेगा। वोल्टेज पता होगा, करंट निकालने के लिए हम बोलेंगे करंट हमारा ये होगा, डायरेक्टली हमको पता होगा करंट क्या होगा, पीक वैल्यू कैसे निकालना है, फाई कैसे निकालना है, इसके बारे में हम लोग लर्न करेंगे। और अगर आपने ये लर्न कर लिया तो बिलीव मी एसी का जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आपको दिखेगा ना, आप बहुत कम टाइम पे उसके आंसर को सॉल्व करके उसके आंसर तक पहुंच जाओगे। और फिर हम एक दो क्वेश्चन ऐसा भी करेंगे कि अगर बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं विदाउट गोइंग फ्रॉम हेयर टू डायरेक्टली हेयर, तो अपने को क्या क्या फेस करना पड़ सकता है, तो वहां से आपको इसका इम्पोर्टेंस भी फील हो जाएगा। चलेगा, तो इस तरह के एसी सर्किट उसके सॉल्विंग की टेक्निक है और इसको भी कंप्लीट करना बाकी है। इससे पहले हम लोग कंप्लीट करें, अभी इस इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं, जो कि एसएचएम की इक्वेशन है और किस तरह की टर्मिनोलॉजीज एसी में यूज होती है, उनको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं मैं। सो लेट्स से वी आर ऑन दिस की अपने को एक करंट सोर्स पता है या वोल्टेज सोर्स पता है या करंट की वैल्यू पता है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, प्लस 5 भी ले सकते हो टू जनरलाइज इट। सो अगर अपने को ये पता है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सर्किट में कितना करंट जा रहा है, सपोज कर लीजिए आपसे पूछता है कि आपका एसी सोर्स कैसा है, तो आप अगर उसको आई की वैल्यू बताओगे तो फिर आई की वैल्यू बताने में इशू क्या है कि आई की कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं है, आई की वैल्यू टाइम के साथ चेंज कर रही है। सो आई अगर कोई चीज टाइम के साथ चेंज करती है तो हमारे पास कुछ लॉजिक्स रहते हैं, लाइक उसकी एवरेज वैल्यू बता दो या फिर उसकी आरएमएस वैल्यू बता दो या उसकी पीक वैल्यू बता दो। पीक को जनरली हम लोग अवॉइड करते हैं, क्यों? क्योंकि पीक वैल्यू एक इंस्टेंट पर होती है, वो उसके उसके जनरल वे को नहीं बता पाती है, तो एवरेज की तरफ हम लोग जाते हैं।
तो कुछ टर्म्स लगेंगे जैसे कि मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू। तो यहाँ से ऐसा बोलेंगे कि एवरेज करंट, एवरेज वोल्टेज और मीन वोल्टेज। फिर आपको मीन करंट, अभी हम लोग करंट लिख रहे हैं तो करंट लिखेंगे, वोल्टेज आएगा तो वोल्टेज लिखेंगे। सो एक क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं आई एवरेज या आई मीन। इसको समझते हैं कैसे निकाला जाता है। और जब कभी हम लोग एवरेज निकालेंगे या मीन कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेट सी बात है अपने को टाइम ड्यूरेशन बताना चाहिए कि किस टाइम ड्यूरेशन में हम लोग वर्क कर रहे हैं। क्योंकि ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है और टाइम हमारा कितना भी लंबा हो सकता है, दैट मींस इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ। क्योंकि साइनोसॉइडल फंक्शंस हैं तो वो हमेशा उसी तरह से चलते रहेंगे। सो अगर हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं फॉर वन टाइम पीरियड, एक साइकिल में कितना एवरेज वैल्यू आता है। सो लेट्स से कि एवरेज करंट फॉर वन टाइम पीरियड। हम लोग जानते हैं कि कभी भी अगर आपको एवरेज कैलकुलेट करना होता है तो उसको एवरेज निकालने का एक फॉर्मूला है हमारे पास, आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू पता है तो आप इंस्टेंटेनियस को टाइम के साथ इंटीग्रेट करते हो और फिर टाइम को इंटीग्रेट करते हो, जो भी टाइम चूज किया उतने टाइम ड्यूरेशन तक उसको इंटीग्रेट करते हो। सो एक टाइम पीरियड में कितना उसका एवरेज आएगा इस इंटीग्रेशन से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप कई तरह से पढ़ चुके हो फिजिक्स को, मैथ्स को, तो आप कितने क्विकली इसका आंसर कर सकते हो। इसका आंसर करने के लिए आपके पास n नंबर ऑफ तरीके हो सकते हैं। अगर उस करंट को हम प्लॉट करते हैं तो क्या करंट कुछ इस तरह से बनता हुआ नजर आएगा, प्लॉट ऑफ दिस करंट। तब तक आप इसकी एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करके बताइए। आई का फंक्शन ये दिया गया, इंटीग्रेट करके ये इसको अपने को आइडेंटिफाई करना है। आप पाओगे कि अगर डिपेंडिंग अपॉन द फाई हमारा कैसा जा रहा है, अगर हम फाई को 0 पकड़ लेते हैं, फाई इक्वल टू 0 वाले केस को मैं प्लॉट कर दे रहा हूँ, तो ये साइन वाला ग्राफ बनेगा और ये साइन का ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, सेम हाइट तक जाएगा क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं करेगा। तो मैं रफली बना रहा हूँ, आप उसको समझ सकते हो। ये अपना 0 होगा, ये मैक्सिमम जो वैल्यू है दैट मैक्सिमम वैल्यू इज आई नॉट, और डाउन साइड ये जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है वो माइनस आई नॉट के बराबर होगी। ये एक टाइम पीरियड बना रहा होगा टी, और ये t/2 होगा, और आगे चल करके ये 3t/2 होगा, और इस तरह से बढ़ता रहेगा। अगर ये साइन का फंक्शन है तो इसका हम एवरेज कैलकुलेट करने के लिए अपने पास कई सारे तरीके हैं। इस आई के वैल्यू को पकड़ करके हम यहाँ रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा, फिर सिंपलीफाई करेंगे, अपने को एक आंसर मिलेगा। आप चाहो तो इसको शॉर्टकट में ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। आपको पता होता है कि इंटीग्रेशन dt दैट मींस इस ग्राफ का इंटीग्रेशन इस एरिया को इंटीग्रेट करता है, और t तक जाना है तो ये भी एरिया इंटीग्रेट करेगा। इंटीग्रेशन में आपने देखा था कि जितना अपर वाला लूप का एरिया आता है उतना लोअर लूप का एरिया आता है, बहुत बिगनिंग में देखा था। और मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा एरिया अंडर द ग्राफ। और आपको पता है कि अगर केवल साइन हो तो ये 2 आता है और ये -2 आता है, या फिर आप इंटीग्रेट कर सकते हो, चॉइस आपकी है। तो आप देखोगे कि जितना पॉजिटिव आएगा उतना नेगेटिव आएगा, तो ये ऊपर वाला आंसर कितना हो जाएगा, ऊपर वाला आंसर आपका 0 हो जाएगा और नीचे t आएगा। तो एवरेज वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो कई बार एग्जाम में बहुत सिंपल चीज पूछ लेता है, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ करंट इफ इट इज अ साइनोसॉइडल एसी करंट। तो हम बोलेंगे इट्स गोइंग टू बी 0। सो अगर आपसे पूछता है कि एवरेज वैल्यू कितना है एक टाइम पीरियड में, तो वो 0 रहती है। अगर आपको प्रैक्टिकली इसको यूज करना हो एक टाइम पीरियड के लिए, तो आप बोलोगे कि अगर ये 0 आ रही है ना, तो वो मैंने 2 और -2 कब बोला था, जब साइन एक्स को इंटीग्रेट किया था, आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे साइन ओमेगा टी है तो उसको उसी का ख्याल रखने का। एनीवे, सो एक टाइम पीरियड में ये 0 आती है, तो इसको हम प्रैक्टिकली यूज तो नहीं कर सकते हैं। तो फिर जो आपसे पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है कि केवल जब पॉजिटिव रहती है तो कितना एवरेज होता है, केवल जब नेगेटिव रहता है तो कितना एवरेज होता है। पॉजिटिव कितने टाइम पे रहता है, t/2 टाइम पर। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए बनेगा एवरेज करेंट फॉर हाफ टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड आप कहीं भी हाफ चूज कर लोगे, हाफ टाइम पीरियड में कौन सा,
केवल इतना वाला। अब ऐसा नहीं करने का कि आधा इसका 1/4 इसका लो 1/4 इसका लो फिर बोलो, तो फिर वो 0 हो जाएगा। हाफ टाइम पीरियड का मतलब 0 से लेकर के t/2 तक। सो दैट मीन्स बेसिकली t इक्वल टू 0 to t इक्वल टू t/2। इसको अगर आप इंटीग्रेट करके बताओगे तो फिर कितना आएगा? ये भी हमारे लिए एक काइंड ऑफ रिजल्ट है, काइंड ऑफ फॉर्मूला है। कई बार एग्जाम में ऐसा पूछेगा हाफ के लिए, तो हम इसको हाफ के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। तो 0 से t/2 i dt डिवाइड बाई 0 से t/2। आपको फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो मैंने बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन के लिए बताया था। तो आप इसको इंटीग्रेट करो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आपको इंटीग्रेशन आते हैं, एरिया निकालना आता है, और आप बताएंगे मेरे को कि एवरेज वैल्यू कितनी आने वाली है। आपने 4i0/t बोला, नहीं t डिसअपीयर हो जाएगा, केवल i0 के टर्म में आपका आंसर आना चाहिए और कुछ कांस्टेंट्स आने चाहिए। सो ट्राई दिस कि अगर हमने को हाफ टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट करना, फॉर्मूला आपके सामने है। अब आपको क्या करना है, इस i के वैल्यू को उठा करके यहाँ रख देनी और उसको इंटीग्रेट कर देना है, फिर एक आंसर आ जाएगा। मैं वेट कर रहा हूँ सो दैट यू कैन ट्राई। आंसर आपका i0 के टर्म में आना चाहिए। इससे पहले वाले केस को मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया था, इसको भी हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते थे। ओके, आप ट्राई कर रहे हो तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाकर के आपकी हेल्प करता हूँ। देखो उसमें आपको किसकी जरूरत पड़े, उसमें आपको जरूरत पड़े इंटीग्रेशन 0 से t/2 i dt की। अगर आप इसको कंसीडर करते हो तो इसको लिखना पड़ेगा 0 से t/2, इट विल बिकम i0 sin ओमेगा t प्लस 5 dt। इंटीग्रेट करना टफ नहीं है, i0 कांस्टेंट है, बाहर निकालोगे। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस होता है, आपको पता है। कॉस ओमेगा t प्लस 5 बचेगा, डिवाइड बाई कॉफिशिएंट ऑफ t से डिवाइड करते हो और 0 से t/2 तक ले जाओगे। जब इसको फर्दर कैरी करके चलोगे तो ये बनेगा माइनस i0 बाई ओमेगा डाउन साइड, ओमेगा इज डाउन साइड। लिमिट्स रखते हैं तो ये बनेगा कॉस ओमेगा, ओमेगा को हम लिखते हैं 2 पाई बाई कैपिटल टी, और टी को कितना लिखना है? t/2 प्लस 5 भी रहेगा, 5 को भी रिटेन करके रखते हैं, माइनस कॉस 0 प्लस 5। सो आप बताओगे कि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो माइनस i0 बाई ओमेगा आ रहा है, और ये बन जाएगा आपका, t से t कैंसिल हो गया, ये बन जा रहा है cos पाई प्लस 5 माइनस cos 5। कुछ गड़बड़ हो गया। cos 5 के साथ हमारा ये चेंज आ रहा है। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ कि t/2 रखोगे cos पाई प्लस आ जाएगा। हाँ, तो i की वैल्यू हम लोगों ने ये लिया था और इसको हम लोग इंटीग्रेट करना चाह रहे थे। तो उसके बेसिस पर हम लोगों ने इसको इस तरह से पकड़ा। ये cos 5 की वैल्यू, अच्छा ठीक है, उस बात पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो इसको आप देखोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये अपने पास बन जाएगा माइनस, और यू विल फाइंड इट लाइक i0 डिवाइड बाई पाई और ये ओमेगा, एंड यू विल फाइंड कि ये बन जा रहा है माइनस cos 5 माइनस cos 5।
तो ये अपने पास आ जा रहा है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2i0 बाई ओमेगा cos phi। ना सिंस हम लोग जीरो फाई को जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि ये फाई हमको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर हमारा फाई जीरो नहीं हुआ तो ग्राफ हमारा बदल जाएगा, तो फिर 0 से t/2 का मतलब दूसरा हो जाएगा। फिर मैं केवल ऊपर वाली लूप को इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऊपर का होगा कुछ नीचे का होगा, तो कुछ कैंसिल आउट भी हो जाएगा। तो ये फाई अपने को सिंपली ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे पास जनरल वैल्यू आ गई डिपेंडिंग अपॉन फाई। और अगर हम इस सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं तो हमने फाई को क्या पकड़ने का, जीरो, ताकि अगर हम केवल पॉजिटिव को सॉल्व कर रहे हैं तो 0 से t/2 में हमारा केवल पॉजिटिव आए, नेगेटिव को सॉल्व कर रहे हैं तो 0 t/2 से t तक हमारा केवल नेगेटिव है, मिक्स ना हो, आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव ना हो। उसको अवॉइड करने के लिए हम फाई को कितना लेने वाले हैं, फाई को जीरो लेने वाले हैं। या फिर आप फाई जीरो ना लो तो फिर फाई को कुछ ऐसा लो कि जिससे केवल आइदर अपसाइड और डाउन साइड, यानी एक लूप रहे, या तो पॉजिटिव रहे टोटली या नेगेटिव रहे। तो इसलिए हम इसको ये पकड़ने वाले, तो ये बनेगा 2i0 बाई ओमेगा बाई कंसीडरिंग फाई इक्वल टू 0, तो cos फाई 1 हो जाएगा। अच्छा, तो अब हमारा एवरेज वैल्यू कितना जा रहा है, आई का जो एवरेज वैल्यू आएगा, दैट एवरेज वैल्यू वाज रिटन एज 0 टू t/2, हमने t/2 टाइम तो निकाला है, i dt डिवाइड बाय इंटीग्रेशन 0 टू t/2 dt। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसका जो न्यूमरेटर है वो हम लोगों ने इंटीग्रेट कर लिया है, थोड़ा सा लेंथी गया था। आप देखो कि अगर आपने t/2 की जगह कितना रखा होता, t रखा होता, तो जब t रखा होता तो यहाँ पे t रहता, तो यहाँ पे t रहने की वजह से यहाँ पे क्या रहता, 2 पाई रहता। और जब यहाँ पे 2 पाई रहता है तो cos 2 पाई प्लस फाइव क्या होता है, cos फाइव बनता है। cos फाइव और cos फाइव कैंसिल हो जाते हैं, तो आंसर कितना आ जाता है, 0। तो इससे ये वाला प्रूफ हो गया, इससे पहले वाला कि अगर हम t तक इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, लेकिन जब t/2 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वो 0 नहीं हुआ। आपको समझ में आ रहा है कि ये t/2 को t रख दो और चेक कर लो, तो 0 हो जाएगा। एनीवे यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर ये क्या बन के आया, 2i0 बाई ओमेगा डिवाइड बाई यहाँ से t/2 आएगा, क्योंकि आप जानते हो कि इंटीग्रेशन dt t होता है, t की वैल्यू t/2 है, t/2 हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करो तो ये बन जा रहा है 4i0 बाई ओमेगा इंटू टी। अच्छा, t की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू तो अपने को पता होती है, कितना होता है, 2 पाई बाई टी इंटू टी। सो t से t डिसअपीयर हो जाएगा। सो अपने पास आ रहा है 4 टाइम्स i0 बाई ट्वाइस पाई। बेसिकली यहाँ से एक रिजल्ट आ रहा है, और आई एवरेज इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2i0 बाई पाई। सो अगर आपसे एक टाइम पीरियड के बारे में पूछता है, एक टाइम, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो एवरेज किसी एक का देखोगे तो इतना आएगा। एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो अगर एग्जाम में एज ए नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जब कभी आपसे पूछेगा कि हाफ के लिए या पॉजिटिव वैल्यू के लिए या फिर नेगेटिव वैल्यू के लिए एवरेज कितना जाता है, तो हम इसको डायरेक्टली यूज करके बता देंगे, 2i0 बाई पाई। पाई आएगा, पाई इज अ नंबर वी नो। और पूरा साइकिल के लिए पूछेगा तो फिर 0 बोल देंगे। अब आप ऐसे रिजल्ट इसको याद रखोगे, अगर एग्जाम में आएगा तो डायरेक्टली मार्क कर दोगे और उसको आंसर देकर के आगे बढ़ जाओगे। अब चाहेगा अगर आपसे कुछ और कैलकुलेशन कराना, अगर ये डीप कैलकुलेशन करवाना चाहता है, तो आपसे वो t इक्वल टू 0 से लेकर के t/4 तक पूछ सकता है। दैट मीन्स पॉजिटिव के हाफ का ही पूछ सकता है कितना एवरेज जा रहा है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, इसी चीज को कॉपी करेंगे और लिमिट को t/4 रख देंगे, यहाँ से कुछ और नंबर आ जाएगा, उस कुछ और नंबर से अपना आंसर बता देंगे। सो कुछ पॉइंट्स जो कि लॉजिकल है, बेसिक है, कि इंटायर साइकिल के लिए 0 होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज के लिए 2 टाइम्स पीक वैल्यू डिवाइड बाई पाई होता है। और इसके एक और भी फ्रेगमेंट्स या पार्ट्स में बताना चाहेगा तो आपके पास एक आइडिया, उस आइडिया के अकॉर्डिंग आप उसको वर्क करके मीन या एवरेज वैल्यू बता सकते हो। तो ये एग्जाम के लिए कई कई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और अगर वो साइनोसॉइडल बताएगा तभी आपको ये याद रखना है, बिलीव मी, और इस पॉइंट को याद रखना है, ये जो आंसर आ रहा है वो साइनोसॉइडल के लिए है, यानी साइन हो या कॉस हो दोनों के लिए वर्क करेगा। साइन हो या कॉस हो उसी के लिए वर्क करेगा। अगर यहाँ पे कुछ और हुआ, जैसे ये ट्राइंगुलर था, तो इसका मीन अपना अलग आएगा। अगेन इसका टोटल मीन कितना आएगा, 0। अगर ऊपर जैसा है नीचे जैसा है तो इंटीग्रेशन करने से 0 आ जाएगा, लेकिन केवल पॉजिटिव का मीन निकालना होगा तो फिर आप इसका मीन कैलकुलेट करोगे। दैट मीन्स ये एरिया का मीन कैलकुलेट करोगे।
ये एरिया को कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो वहां से हम लोग, और इसमें एरिया निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, एरिया होता है अंडर द ग्राफ। सो ट्रायंगल का एरिया निकाल करके बता दोगे। यहाँ पर अगेन मीन पूछता है इस वाले क्वेश्चन में, तो आप इस एरिया को बता दोगे इंटीग्रेशन जैसा। उसको आंसर नहीं देंगे, उसको हम इस इंटीग्रेशन में रखेंगे, तो ऊपर वाला पोर्शन एरिया हो जाएगा, नीचे वाला पोर्शन टाइम हो जाएगा, तो एरिया डिवाइड बाय टाइम एवरेज हो जाएगा। तो ये अपने को कितना आंसर मिला फाइनली? दिस केम आउट टू बी twice I by pi। समझ लीजिए, ये पीडीएफ मिल जाएगा तो आप बाद में भी कॉपी कर सकते हो। सो एक तो अपने के लिए एवरेज लगता है, मीन लगता है, जो कि एग्जाम में पूछता है, और दूसरा फिर इसके आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपसे पूछ सकता है वो ये आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू दैट मीन्स आरएमएस करंट, आरएमएस वोल्टेज। तो जब हमसे आरएमएस वैल्यू पूछेगा तो बेसिकली हमारा इसका मतलब ये होगा कि हमको आई आरएमएस बताना है या फिर वी आरएमएस बताना है। आरएमएस का मतलब आपको पता होगा, हम लोग बात भी कर चुके हैं पहले किसी एक चैप्टर में। क्या होगा, अगर आपको रिकॉल करवाऊं मैं, तो थर्मोडायनेमिक्स में था रूट मीन स्क्वायर। वहां पर वेलोसिटी हुआ करता था, यहाँ पर करंट आएगा। सो अगर कभी भी आपको आरएमएस डिफाइन करना, चाहे वो आई आरएमएस हो या फिर वी आरएमएस हो, उसका एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। ये रूट होता है तो आप रूट लगाते हो, मीन होता है तो मीन के लिए आप इंटीग्रेट करते हो अपसाइड डाउन साइड, स्क्वायर का मीन होता है तो स्क्वायर को करोगे तो ये आई स्क्वायर करोगे, dt करोगे। 0 से t एक टाइम पीरियड के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, 0 से t dt। कुछ भी नहीं बोलता है तो उसका मतलब होता है एक टाइम पीरियड के लिए, एक साइकिल के लिए कितना जा रहा है। तो जब कभी आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, चाहे वो करंट हो या वोल्टेज हो, उसके अकॉर्डिंग उसका हम लोग इस इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहे होंगे। कोई भी एक्सप्रेशन क्यों ना दिया हो, अगर अपने को i की वैल्यू गिवन है ऐसा, इफ i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये आरएमएस कितना बनता है ये अपने को निकालना है। और ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट रहेगा, साइनोसॉइडल फंक्शन के लिए हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। अगर आप अपनी कैलकुलेशन स्किल्स को बढ़ाना चाहते हो तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। अभी मैं आपके पैरेलल सॉल्व कर रहा हूँ। तो अपने को ये वैल्यू निकालनी है। इसका डिनोमिनेटर तो बहुत ही आसान है, टी बन जाएगा, कैपिटल टी। न्यूमरेटर अपने को सॉल्व करना होगा, तो उसी इंटीग्रेशन को हम लोग अलग से कंसीडर कर लेते हैं। 0 से टी आई स्क्वायर, जब हम लोग आई स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का होल स्क्वायर। और अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तब भी चलेगा, क्योंकि आप इतने समझदार हैं। ये बनेगा आई नॉट का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, दैट इज आई स्क्वायर इंटू डी टी। अब इसको हम एरिया से नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि हमको, हमारे पास साइन स्क्वायर के एरिया नहीं है, यानी आई स्क्वायर के एरिया नहीं है, ग्राफ नहीं है। ग्राफ वो आई का था, इसलिए हमने उस एवरेज केस में ग्राफ को यूज किया। सर इसको इंटीग्रेट करने के लिए अपने को मैथ्स पे जाना पड़ेगा। यस सर हमारे पास साइन स्क्वायर और इस साइन स्क्वायर साइन क्यूब के सबके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्मूलाज रहते हैं एरिया अंडर कर्व से। तो वो 0 से t का तो प्रोबेबली 0 से t/2 का अलग है, और 0 से t का तो 0 ही हो जाएंगे ना। 0 से टी के लिए 0, देखो क्या होगा ना, अब साइन स्क्वायर का अगर ग्राफ आप बनाओगे ना तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ऊपर ऊपर वाला। अरे तो हाँ ये पॉजिटिव रहेगा, ये सर पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, तो 0 ये से t बाई 0 नहीं जाएगा। 0 से t/2 और t/2 से t सेम ही हो पाएगा। हाँ, ये जरूर बोल सकते हो कि जो 0 से t/2 तक होगा और t/2 से t तक होगा वो बराबर जाएगा। सर तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला था लाइक एरिया अंडर कर्व का साइन स्क्वायर का, वो हाँ, अगर मैथ्स में सर ने 5/4 ऐसा बताया है, बिल्कुल डायरेक्टली आप यूज 5/4 कीजिए। 5/4। यस, इट वर्क्स, इट वर्क्स। बट उसमें ये याद रखना कि वो साइन स्क्वायर एक्स या थीटा पड़ा होगा या ओमेगा टी है। तो आपको ये बताया गया होगा कि अगर उसके साथ कोई फैक्टर मल्टीप्लाइड है तो उसे डिवाइड करने का। हाँ साइन स्क्वायर एक्स, हाँ, उस सब मतलब पूरा, आपको पूरा चीज, पूरी स्टोरी को कवर करोगे तो फिर जमता है।
और जितना भी आपको इस तरह से चीजें पता होती है ना, बिलीव मी कि उतना आपको फायदा होता है। आपके पास अल्टरनेट मेथड होता है, क्विक मेथड होता है, कई बार कैलकुलेशन आप जंप कर सकते हो। या सो दैट्स गुड थिंग। और अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो हम लोग ये बात करने वाले हैं। इसको इंटीग्रेट करना भी हमारे पास एक टूल है और जो हम जानते हैं। इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आई नॉट स्क्वायर को बाहर ले सकते हो, 2 से डिवाइड कर सकते हो। ये स्टैंडर्ड है। 2 से डिवाइड क्यों किया गया, क्योंकि हम 2 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे थे, ताकि ये 2 साइन स्क्वायर बन जाए। क्योंकि हमको साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन टफ लगता है तो उसको हम कॉस में ले जाएंगे। 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप जानते हो कि इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो ये बनेगा 2 टाइम्स ओमेगा टी प्लस 5। यहाँ पर भी काफी लॉजिक्स है, उन लॉजिक को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे देन यू विल फाइंड कि ये बन जाएगा हमारे लिए आई नॉट स्क्वायर बाई 2। और जो पहला इंटीग्रेशन है बहुत सिंपल जाएगा टी। दूसरा इंटीग्रेशन हमको परफॉर्म करना पड़ेगा। फिर आपको ख्याल आएगा कि अगर हम 0 से या एक टाइम पीरियड के लिए कॉस या साइन को इंटीग्रेट करते हैं ना, तो आधा ऊपर रहता है आधा नीचे रहता है, कैंसिल आउट हो जाएगा। और कॉस ओमेगा टी अगर कैंसिल हो जाता है तो कॉस 2 ओमेगा टी तो बिल्कुल ही कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें वो 2 साइकिल चल रहा होगा। तो आप पाओगे कि ये जो इंटीग्रेशन है ये 0 चला जाएगा। लॉजिक से मैं बोला, क्योंकि जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं मतलब किसी भी आर्गुमेंट में यहाँ पर, तो इसका मतलब वो रिपीट ज्यादा करता है। वो फ्रीक्वेंसी के बारे में बेसिकली बात कर रहा है। इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ट्वाइस हो गई है। सो इसका मतलब है 2 बार ये अप साइड जाएगा, 2 बार डाउन साइड जाएगा। तो अगर 2 बार चलता है तो वो 0 होता है। लॉजिक, अगर कॉस का ग्राफ आप जानते हो तो। और अदरवाइज इसका इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ये कॉस साइन में जाएगा, फिर एक बार 0 रखोगे तो कॉस साइन 5 बनेगा, टी रखोगे फिर से साइन 5 बनेगा, साइन 5 कैंसिल हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो पॉइंट इज कि ये टर्म हमारा 0 हो जाता है। अगर ये टर्म 0 हो जाएगा उसको आप वेरीफाई कर सकते हो। तो अपने पास बच क्या रहा है, अपने पास बच रहा है t/2 आई नॉट स्क्वायर। अब हमारे लिए RMS निकालना कोई बड़ा चैलेंज नहीं रहेगा। तो हम बोलेंगे आई RMS इज गोइंग टू बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t/2 आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई t। क्योंकि ये इंटीग्रेशन टी आ रहा है, टी से टी डिसअपीयर हो जाएगा, आई नॉट बाई रूट 2 बनेगा, आई नॉट बाई रूट 2। सो जब कभी आपको साइनोसॉइडल फंक्शन दिया जाए, RMS की वैल्यू पीक वैल्यू बाई रूट 2 होती है। तो आई नॉट इज अ पीक वैल्यू और दिस डिवाइड बाई रूट 2। सो RMS हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है AC सोर्सेस में। So it's going to be peak divided by root 2. Again, this will be for sinusoidal functions, not for all functions. You know that. अलग कोई फंक्शन होगा तो हमको इस मेथड से जाने का और इंटीग्रेट करके अपने को आंसर बताने का। तो कई बार एग्जाम में क्या करते हैं, वो फंक्शन आपको साइनोसॉइडल ना देकर कोई और फंक्शन या ग्राफ दे देगा, बोलेगा बताइए इसका RMS वैल्यू कितना है। So we should not write I naught by root 2 every time. It should be written only if it's sinusoidal. That means sin का फंक्शन या cos का फंक्शन, फाई कुछ भी होगा चलेगा। और मोस्टली जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसी का यूज आएगा। तो हम लोग आई नॉट बाई रूट 2 लिखा करेंगे। कॉपी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर ये वोल्टेज होता तो VRMS कितना हो जाता है, V नॉट बाई रूट 2। सो RMS वैल्यू इज V नॉट बाई रूट 2। तो कई बार आपसे पूछेगा पीक वैल्यू और RMS वैल्यू का रेशियो बताइए, हम बता देंगे। सो अगर ऐसा एक्सप्रेशन अपने को दिया गया है तो इससे हम मीन वैल्यू निकाल सकते हैं, एवरेज जिसको बोलते हैं, पीक वैल्यू निकाल सकते हैं जिसको मैक्सिमम बोलते हैं, और RMS वैल्यू निकाल सकते हैं जिसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं। और भी वैल्यूज निकाली जा सकती हैं, लेकिन ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंस है इनका वो हम लोग समझेंगे। पीक की जरूरत पड़ती है, कितना मैक्सिमम जाता है। एवरेज निकाला, एवरेज हमारे लिए कुछ खास फ्रूटफुल नहीं निकला क्योंकि वो 0 हो गया, इसलिए हमको RMS निकालना पड़ा। RMS आप देखोगे कि इसका हीट से लिंकेजेस है। क्या लिंक है वो हम लोग समझ लेते हैं, उससे अपने को ये पता चलेगा कि RMS हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। और फिर हम RMS को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे पूरे AC वाले चैप्टर में एज कंपेयर टू इट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एज कंपेयर टू इट्स पीक वैल्यू, एज कंपेयर टू इट्स मीन वैल्यू। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी के फॉर्म में देखा जाएगा RMS वैल्यू। और इनफैक्ट
जब कभी सर्किट ऐसा लिखा जाएगा, जब कभी नोटेशन ऐसा आएगा, सिंबल आएगा, जैसे एसी सिंबल है, और उस एसी सिंबल में सपोज कर लीजिए उसने कुछ ऐसा लिखा, लेट मी यूज दिस, ये एसी सिंबल है, और इस एसी सिंबल में अगर आपको बता दिया गया कि ये 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज है, दैट्स आवर एसी सोर्स। थोड़ा सा हम एसी सोर्स को और डिटेल में प्रॉपर समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये 50 हर्ट्ज का क्या मतलब है, ये तो आपको समझ में आ गया। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो इससे हमारे कंक्लूजन्स क्या निकले, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। दैट मीन्स यहाँ से हम ओमेगा निकाल सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ के बराबर है। क्वेश्चन ये है कि ये 220 क्या है। जब आप ये 220 के बारे में देख रहे होंगे तो हमारे पास कई सारे ऑप्शन होंगे। क्या ये वी नॉट की वैल्यू 220 है, क्या ये वी आर एम एस की वैल्यू 220 है, क्या ये वी पीक की वैल्यू 220 है, पीक तो हमने लिख लिया है, क्या ये वी मीन की वैल्यू या एवरेज की वैल्यू 220 है। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि ये 220 वोल्ट क्या है। सो जब कभी हम सिंबल्स को दिखाएंगे या फिर इस तरह से एसी सोर्स को दिखाएंगे तो इस तरह से नोटेशंस लिख करके छोड़ देंगे, अपने को मीनिंग इंटरप्रेट करनी है। फ्रीक्वेंसी इज इजीली इंटरप्रेटेड, और ये जो नंबर आएगा ये पीक नहीं होगा, ये मीन नहीं होगा, ये कौन सा होगा, आरएमएस। जब कभी कोई वोल्टेज हम बताते हैं कि हमारा एसी सोर्स 220 वोल्ट का है, दैट मींस ये उसकी आरएमएस वैल्यू हम बता रहे हैं। और ऐसा बोलता है कि कोई करंट 10 एम्पियर का है, एसी सोर्स है जिसकी करंट 10 एम्पियर है, दैट मींस व्हिच करंट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स आरएमएस करंट। सो आरएमएस इज यूज्ड व्हेनेवर वी say about the current in AC source. सो इसको हमको याद रखना है कि ये जो 220 वोल्ट बताया गया दैट इज आरएमएस वैल्यू, VRMS वैल्यू। कॉपी कर लीजिए, बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। आपके दिमाग में आ सकता है कहीं ये पीक तो नहीं है, कहीं ये एवरेज तो नहीं है, कहीं इंस्टेंटेनियस तो नहीं है। ये इंस्टेंटेनियस भी नहीं है, क्योंकि अगर इंस्टेंटेनियस होता तो ये बताता कि इतने टाइम पर इतनी वैल्यू है। So neither it's instantaneous nor average nor peak. It's RMS. Okay. थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और हम लोग क्या पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ये RMS के बारे में लोगों ने को बताया गया। तो एसी सोर्स का नोटेशन, उसमें यूज होने वाली वैल्यूज, उनके बारे में आप लर्न कर रहे हो। ओके और इसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं फिलहाल अभी, जो आगे पढ़ना था उसको कैरी करेंगे। सो सपोज कर ले कभी ऐसा बोलता है कि एन एसी सोर्स is given by I is equal to 5 sin 100t एम्पियर। अगर आपको ये बताया गया कि एक करंट आपको एसी सोर्स में इस तरह से दी जाती है, आपसे कहता है फाइंड, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। नंबर 1 पीक करंट, then we will go for the number 2 mean current, in one time period, अगर वन टाइम पीरियड ना भी बोलेगा ना तो अपने को वन टाइम पीरियड समझना है, क्योंकि मेन का मतलब वन टाइम पीरियड के लिए चलता है। आरएमएस करंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स और इंस्टेंटेनियस करंट भी पूछ सकते हैं किसी टाइम को दे करके। तो क्या इनके हम लोग आंसर क्विकली दे पाएंगे?
यस, एक 5 आपने बोला है. So what the peak current is going to be? You see this, you can compare this. I is equal to I naught sin omega t plus 5 की वैल्यू आपको 0 मिल रहा है. So we will say कि इसको हमको कंपेयर करना है I is equal to I naught sin omega t plus 5 से. So जब आप इसे कंपेयर करोगे तो आपको पीक करंट का मतलब I naught पता चलेगा. I naught की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 एम्पियर. तो आपसे पूछेगा मीन करंट बताइए, तो आप बोलोगे आई एवरेज या आई मीन इन वन साइकिल इज बिकमिंग 0. डायरेक्टली आप बोलोगे क्योंकि ये साइन है, तो जितना ऊपर गया होगा उतना नीचे आया होगा. RMS current, how much the RMS is current is going to be? RMS current is going to be I naught by root 2. That means 5 by root 2 ampere. So RMS will become 5 by root 2. डायरेक्टली अपने को आंसर मिलता है. फ्रीक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू अपने को दी गई है जो कि 2 पाई एफ होता है, इसकी वैल्यू 100 दी गई है. सो यहाँ से एफ पता चल जाएगा 50 बाई पाई हर्ट्ज. डन. तो दिस इज हाउ वी कैन रीड एन एसी सोर्स, और उस एसी सोर्स को रीड करके हम उसके बारे में बता सकते हैं, कि कौन कौन से नोटेशंस की क्या मीनिंग है. अब ये आई की वजह वी होगा तब भी चलेगा. इन प्लेस ऑफ आई इफ इट इज वी, तो सिमिलर टाइप की लैंग्वेज अपने को फॉलो करनी है, और इस लैंग्वेज को हमको कैरी फॉरवर्ड करना है, और इसी के बेसिस पे अपने को आंसर्स करने हैं. ओके, तो या अब तक कोई पॉइंट आपको रिपीट रिवाइज करवाना हो तो बोल सकते हो. इसके बाद हम लोग सर्किट को सॉल्व करने की तरफ चलेंगे, क्योंकि हम सोर्स के बारे में समझ चुके हैं कि सोर्स क्या होता है, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, नोटेशंस क्या क्या यूज होते हैं. और ये एक माइनर सा पॉइंट, हाँ, जो हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया था उसको कंप्लीट कर देते हैं कि आरएमएस का इंपॉर्टेंस इतना क्यों है. तो लेट्स से कि एक एग्जांपल के तौर पर इसको डील करते हैं. आपसे अगर कोई कहता है कि अपने पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और उसको हम लोगों ने एसी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है, एसी सोर्स से, और ये एसी सोर्स आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है. प्लस 5 भी लगा सकते हो, हमने ओमेगा टी लगाया केवल. यहाँ पर आप कंपेयर करोगे एसी और डीसी के साथ में क्या चल रहा होता है, और साइड में हम अगर डीसी का कंपैरिजन करते हैं, डीसी वाला, तो डीसी के लिए भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और एक बैटरी लगी हुई है, और ये रेजिस्टेंस वही है, और ये इस पे करंट रन कराता है, आई करंट. टी टाइम तक आप इसको ऑन रखते हो, टी टाइम तक आप इसको ऑन रखते हो, और दोनों से लॉस होने वाली हीट को काउंट करते हो. तो किसी भी टी टाइम पर, टी लेट से एक टाइम पीरियड है, तो एक टाइम पीरियड में इसमें से कितना हीट जाएगा, हीट लॉस. हीट लॉस को हम लोग लिखते हैं आई एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी. टी इज अ टाइम पीरियड, कैपिटल टी इज अ टाइम पीरियड, तो हमने टाइम पीरियड को कैपिटल टी ले लिया है. इतना हीट लॉस होगा ना. यस. अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि इस पे कितना हीट लॉस होगा. हीट लॉस. सो अगर अपने को हीट लॉस निकालना है तो हम जानते हैं हीट लॉस निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, आई स्क्वायर आर डी टी करना पड़ता है, 0 से टी तक. एक फॉर्मूला था, पावर इज आई स्क्वायर आर. इंस्टेंटेनियस पावर होगी आई स्क्वायर आर, और डीटी से मल्टीप्लाई करोगे तो लेटर टी टाइम पे पता चल जाएगा, तो टी टाइम में कितना जाएगा इससे कैलकुलेट करोगे. जब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे होगे तो अपने को पता चलेगा कि ये बनेगा इंटीग्रेशन 0 से टी, और आई स्क्वायर का मतलब होगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये आर आ जाएगा, डी टी आ जाएगा. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, और इंटीग्रेशन अपने को करना पड़ेगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी का. अगेन 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मतलब कॉस में कन्वर्ट करने का, फिर सिंप्लीफाई करने का. तो ये बन जा रहा हमारा आई नॉट इज आर बाई 2, और ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी फॉर इंटीग्रेशन 0 से टी. जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो अगेन कॉस का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा. आप चेक कर सकते हो, तो ये बनेगा आई नॉट आर बाई 2, और यहाँ से अपने को टी मिलेगा, ये आएगा इंटीग्रेशन 0 से टी कॉस 2 ओमेगा टी टी टी
ये 2 साइकिल्स को बनाएगा तो इसका इंटीग्रेशन अपना 0 चला जाएगा, या फिर आप इसको कॉस को साइन में लिखो और अगली लाइन पे देखोगे वो 0 आता है। सो ये हीट लॉस कितना आ रहा है? हीट लॉस आ रहा है I0² R/2 × T। अगर इसको हम प्रॉपरली लिखें तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? अभी एक बार ऐसा लिखते हैं, ये अपना, ठीक है। सो ये हीट लॉस जो H आया है, क्या उसको हम ऐसा लिख सकते हैं? I0/√2 का स्क्वायर इंटू R इंटू T। इफ यू लुक एट केयरफुली, दिस I0/√2 क्या होता है? I0/√2 ऐसे एक्सप्रेशन के लिए उसका RMS वैल्यू होता है। तो बेसिकली अपने को ये पता चला कि H की जो वैल्यू होती है वो I/RMS का स्क्वायर इंटू R इंटू T होती है ना। ये आपको एक सरप्राइज देने वाला है अगर आप उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो। सरप्राइज ये है कि ये हीट और ये हीट का एक्सप्रेशन सिमिलर आ रहा है। दैट मीन्स हम AC को DC जैसा कंसीडर कर सकते हैं, AC को DC जैसा कंसीडर कर सकते हैं। ओनली थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड कि जो हम करंट इसमें एक्सेप्ट करने वाले हैं वो करंट आनी चाहिए जो RMS है। तो अगर हम RMS करंट को लेते हैं तो RMS करंट के लिए सर्किट, AC सर्किट इक्विवेलेंट टू DC सर्किट होता है। दैट मीन्स अगर हम सेम टाइम के लिए AC सर्किट में करंट को रन करें जिसका IRMS वही हो जो DC पर होता है, तो DC और AC का जो हीट लॉस आएगा वो बराबर आएगा। AC सर्किट का RMS अगर DC करंट के बराबर रखते हैं तो फिर दोनों के हीट लॉस बराबर आते हैं। इसलिए हमारे लिए RMS इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सर्किट में पावर, हीट लॉस, इन सब के बारे में लोग बात करते हैं, और IRMS करंट हमको DC इक्विवेलेंट पावर कंजम्पशन या हीट लॉस के बारे में बताता है। सो यहाँ पर पीक का यूज नहीं हुआ, एवरेज का यूज नहीं हुआ, RMS का यूज हुआ, इसलिए RMS हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड? So this is basic about AC, alternating current के बारे में, and from next class onwards we will be solving the circuits of AC. That means AC source को हम लोग कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस के साथ, फिर देखेंगे कितना करंट जा रहा है, फिर हम कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करेंगे, फिर इंडक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे, फिर कॉम्बिनेशन के साथ कनेक्ट करेंगे, एंड वी विल आइडेंटिफाई कि सभी केस में अपने आंसर्स कैसे देते हैं। ओके, so it will take 2 lectures probably to understood the concepts of this AC circuit solving, और फिर इसके बचे हुए पॉइंट्स को भी हम लोग कवर करेंगे। एनी क्वेश्चन इफ एट ऑल यू कैन आस्क, अदरवाइज दैट्स डन फॉर द डे। नेक्स्ट क्लास पर हम लोग इसके आगे बढ़ने वाले हैं, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप घर पे इसको जरूर रिवाइज कीजिए। ओके, थैंक यू देन।